नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त हो चला है बुलेटिन का। अगले आधे घंटे में आपको देश दुनिया की तमाम अहम खबरें दिखाएंगे, साथ ही साथ आपको कोरोना अपडेट्स भी देंगे और बात होगी बाजार और कारोबार की। अगले आधे घंटे में 40 खबरों का पावर पैक बुलेटिन। आइए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की खूबियों और जरूरत को देश के सामने रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3-4 साल के मंथन के बाद इसे मंजूरी मिली है। आज इस नीति का कोई विरोध नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें कुछ भी एक तरफा नहीं है। पीएम ने कहा कि यह सिर्फ कोई सर्कुलर नहीं है बल्कि एक महायज्ञ है जो नए देश की नींव रखेगा और एक सदी तैयार करेगा। पीएम ने कहा कि अब इसे जमीन पर उतारने के लिए जो भी करना होगा वो जल्द किया जाएगा। अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को फ्यूचर रेडी रखें, फ्यूचर रेडी करें। भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार भी यही सोच है। नई शिक्षा नीति पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठी कक्षा तक मातृभाषा में सिलेबस पढ़ाने के फायदे बताए। उन्होंने कहा कि जब बच्चे अपनी बोली में अपनी पढ़ाई करेंगे तो उन्हें ये अच्छे से समझ आएगी, इसे लेकर उनकी रुचि बढ़ेगी और आगे चलकर उनका हायर एजुकेशन में इसका बेस मजबूत होगा। पीएम मोदी ने कहा कि इस बात में कोई विवाद ही नहीं है कि बच्चों के घर की बोली और स्कूल की पढ़ाई की भाषा एक ही होने से बच्चों के सीखने की गति बेहतर होती है। नई शिक्षा नीति पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब नर्सरी का बच्चा भी नई तकनीक के बारे में पढ़ेगा तो उसे भविष्य की तैयारी करने में आसानी होगी। कई दशकों से शिक्षा नीति में बदलाव नहीं हुआ था, इसलिए समाज में भेड़चाल को प्रोत्साहन मिल रहा था। कभी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाने की होड़ लगी हुई थी, लेकिन अब युवा क्रिएटिव विचारों को आगे बढ़ा सकेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति में 3 C क्रिएटिविटी, क्यूरोसिटी और कमिटमेंट शामिल है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ले ली है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को शपथ दिलाई। मनोज सिन्हा ने लोकसभा में 3 बार पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। जम्मू कश्मीर पहले उपराज्यपाल जो यहाँ के थे गिरीश मुर्मू ने 5 अगस्त को इस्तीफा दे दिया था। कल ही मुर्मू को सीएजी बनाया गया है। जीसी मुर्मू ने केंद्र शासित प्रदेश की बागडोर संभालने के 9 महीने बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जम्मू कश्मीर में 4G सेवाओं को शुरू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि क्या कश्मीर के कुछ इलाकों में इंटरनेट की 4G सेवा शुरू की जा सकती है। पिछले 1 साल से यह बंद पड़ी है। इस पर केंद्र ने कहा कि ऐसा सुरक्षा लिहाज से किया गया है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि एक लंबा समय बीत चुका है। इस मामले पर सुनवाई में अब कोई देरी नहीं होनी चाहिए। नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की राय अब इस मसले पर ली जाएगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में अंतिम सुनवाई करने का फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुए समझौते को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि कोई राजनीतिक दल किसी सरकार के साथ किस तरह का समझौता कर सकता है। हालांकि बाद में वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि यह समझौता 2 पार्टियों के बीच है। तो फिर कोर्ट ने कहा कि आपकी याचिका में तो ऐसा नहीं कहा गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट के पास इसे ले जाने को कहा है। सीजीआई ने कहा कि हमने कभी नहीं सुना कि किसी सरकार और दूसरे देश की राजनीतिक पार्टी में कोई समझौता हो रहा हो। राहुल गांधी ने आज फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए कहा कि अर्थव्यवस्था और नौकरियों के मोर्चे पर और बुरी खबरें आने की संभावना है। राहुल गांधी ने पीपल्स कॉन्फिडेंस लेवल का एक ग्राफ शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि आरबीआई ने देश का सही मूड पकड़ा है। राहुल गांधी ने लिखा
कि लोगों का कॉन्फिडेंस सबसे निचले स्तर पर है, साथ ही डर और असुरक्षा अपने सबसे ऊंचे स्तर पर है। चौदह अगस्त से राजस्थान में विधानसभा सत्र शुरू होना है और इससे पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस आलाकमान का संदेश लेकर महासचिव केसी वेणुगोपाल और अजय माकन जैसलमेर पहुंचे। कांग्रेस के अशोक गहलोत कैंप के सभी विधायक अभी जैसलमेर के होटल में रुके हुए हैं। गहलोत कैंप 17 अगस्त तक बहुमत साबित कर सकता है। कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी भी एक्टिव हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे की चर्चा हुई। केरल में इटली के मरीन के 2 मछुआरों की हत्या के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने फिलहाल केंद्र की इस केस को बंद करने की अर्जी पर आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित परिवारों को सुने बिना कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। सीजीआई ने कहा कि अदालत में मुआवजे के चेक और पीड़ित परिवारों को लेकर आए, उनको पर्याप्त मुआवजा मिलेगा तो ही केस बंद करने की इजाजत मिलेगी। इस पर इटली के वकील ने कहा कि वाजिब मुआवजा दिया जाएगा। इस पर सीजीआई ने कहा वाजिब नहीं, पर्याप्त मुआवजा। देश में कोरोना संक्रमण हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। 24 घंटे के भीतर 62,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल मरीजों की संख्या 20 लाख को पार कर गई है। अब तक 41,585 लोगों की मौत हुई है। हालांकि कोरोना से अब तक 13,78,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 6 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। आईसीएमआर के मुताबिक देश में अब तक 2,27,00,000 से ज्यादा सैंपल का टेस्ट किया जा चुका है। कल 6,39,000 टेस्ट किए गए। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार आज सीमित दायरे में कारोबार करता दिखा। अंत में सेंसेक्स 15 और निफ्टी 14 अंक की मामूली बढ़त पर बंद हुए। निफ्टी 11,200 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। मिड कैप शेयरों में बाजार में अच्छी खरीदारी दिखाई। मिड कैप इंडेक्स आज 1.5% की बढ़त पर बंद हुए। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1% चढ़कर बंद हुआ। आज फिर बैंक, ऑटो और मेटल में अच्छी खरीदारी देखने को मिली, जबकि आईटी, फार्मा शेयरों में बिकवाली का दबाव रहा। आज निफ्टी के चढ़ने वालों में एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, यूपीएल और इंडसइंड बैंक शामिल रहे, जबकि गिरने वालों में टाइटन, एचसीएल टेक, सन फार्मा और इंफोसिस रहे। सरकारी बैंकों में आज अच्छी खरीदारी रही। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक में खरीदारी देखने को मिली। एफएमसीजी शेयरों ने भी आज जोर दिखाया। इमामी, कोलगेट, ब्रिटानिया और ज्योति लैब्स में भी खरीदारी रही। पेंट्स शेयरों, एशियन पेंट्स, शालीमार पेंट्स, बर्जर के शेयरों में भी तेजी दिखाई दी। सोने चांदी में रिकॉर्ड तेजी का दौर आज भी जारी है। एमसीएक्स पर सोने में लगातार 14वें कारोबारी दिन नया रिकॉर्ड बना। सोने ने 56,191 रुपए की नई ऊंचाई को छुआ। वहीं चांदी 77,949 रुपए के नए हाई तक पहुंची। कॉमेक्स पर सोना $2,085 प्रति आउंस तक पहुंच चुका है। महीने भर में सोने के दाम करीब 14% तक बढ़ चुके हैं, जबकि चांदी हफ्ते भर में 17% तक उछल चुकी है। महीने भर में चांदी करीब 48% मजबूत हुई है। माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स रीट्स की 11% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई। रीट्स 275 रुपए के इश्यू प्राइस के मुकाबले एनएसई पर 304 पर लिस्ट हुआ। यह एक्सचेंज में लिस्ट होने वाला ये दूसरा रीट्स है। इससे पहले एम्बेसी पार्क्स का रीट्स मार्च 2019 में लिस्ट हुआ था। माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स के रीट्स के 4500 करोड़ रुपए के इश्यू में 1000 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू है, जबकि 3500 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है। इसका ओएफएस 13 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कोरोना महामारी की वजह से महिंद्रा एंड महिंद्रा का पहली तिमाही में मुनाफा 94% गिरा है। इस तिमाही में मुनाफा 54.64 करोड़ रुपए रहा है, जो कि पिछले साल इसी तिमाही में 894 करोड़ रुपए था। रेवेन्यू भी 37% गिरकर 16,321 करोड़ रुपए रह गया, जो कि पिछले साल इसी तिमाही में 26,041 करोड़ रुपए था। ऑटोमोटिव सेगमेंट में रेवेन्यू 6,508 रुपए दर्ज हुआ, जो कि पहले 13,548 करोड़ रुपए था।
आईडीबीआई बैंक को रिजर्व बैंक जल्द ही प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी कि पीसीए के लिस्ट से बाहर कर सकता है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आईडीबीआई बैंक ने इसे लेकर आरबीआई को चिट्ठी भी लिखी है। इसमें बैंक ने आरबीआई से कहा है कि उसने पीसीए लिस्ट से बाहर आने के लिए सभी शर्तों का पालन किया है। बैंक के लगातार 2 तिमाहियों के अच्छे नतीजे भी आ रहे हैं। आरबीआई ने मई 2017 से आईडीबीआई बैंक को पीसीए के लिस्ट में डाला है। इस लिस्ट में डाले जाने पर बैंक के लोन देने पर आंशिक रोक लग जाती है। केबल और वायर फिर से महंगे हो सकते हैं। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक केबल और वायर कंपनियां फिर से दाम बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कीमतों में 4 से 5% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। बढ़ी हुई कीमतों का ऐलान अगले 7 दिनों में किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कंपनियों की ओर से 2 महीने में तीसरी बार दाम बढ़ाए जाएंगे। कंपनियां पिछले 2 महीनों में करीब 6 से 7% तक दाम बढ़ा चुकी हैं। कल रिजर्व बैंक ने लोन रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर बड़ा ऐलान किया था। इसके लिए कमेटी बनाने का भी ऐलान हुआ था। आज आरबीआई ने इस कमेटी के सदस्यों का भी ऐलान कर दिया। इस कमेटी के चेयरमैन केवी कामत होंगे। सदस्यों के रूप में एसबीआई के पूर्व एमडी दिवाकर गुप्ता, कैनरा बैंक के चेयरमैन टीएन मनोहर होंगे, स्ट्रैटेजी एडवाइजर अश्विन पारेख, आईबीए के सीईओ सुनील मेहता इसके मेंबर सेक्रेटरी होंगे। ये कमेटी लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए पैमाना सुझाएगी। जरूरत पड़ने पर और सदस्य शामिल किए जा सकेंगे। सरकार वन नेशन वन हेल्थ कार्ड लाने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को इस योजना का ऐलान कर सकते हैं। सरकार देश के हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटल करना चाहती है, जिसमें लोगों के सभी ट्रीटमेंट टेस्ट का पूरा रिकॉर्ड होगा। देश में कहीं भी किसी डॉक्टर के पास जाने पर पर्चे और टेस्ट रिपोर्ट्स लेकर नहीं जाने पड़ेंगे। एक यूनिक आईडी के जरिए डॉक्टर सारा मेडिकल रिकॉर्ड देख सकेगा। अस्पताल, क्लिनिक, डॉक्टर्स एक सेंट्रल सर्वर से लिंक रहेंगे। इसको पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। किया मोटर्स ने कॉम्पैक्ट एसयूवी सोनेट को दुनिया के सामने पेश किया है। 4 मीटर से कम लंबी इस एसयूवी को सबसे पहले कॉन्सेप्ट के तौर पर फरवरी ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया था। किया मोटर्स का दावा है कि सोनेट में कई सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स मिलेंगे। किया भारत में सेल्टोस और कार्निवल लॉन्च कर चुकी है। कंपनी का कहना है कि यह गाड़ी मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड है, यानी गाड़ी पहले भारत में बनाई और बेची जाएगी और काफी देशों में एक्सपोर्ट भी की जाएगी। सोनेट में भी यूवीओ कनेक्टेड टेक्नोलॉजी होगी, जिससे कार 57 कनेक्टेड फीचर्स से लैस होगी। दिल्ली सरकार ने ई व्हीकल पॉलिसी तैयार कर ली है। आज से उसे लागू भी कर दिया है। इस पॉलिसी के जरिए दिल्ली सरकार अर्थव्यवस्था में तेजी लाएगी और प्रदूषण कम करना चाहती है। इस पॉलिसी को फिलहाल 3 साल के लिए लागू किया गया है, फिर इसका रिव्यू किया जाएगा। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक जितनी गाड़ियां रजिस्टर्ड होंगी उसमें कम से कम 25% ई व्हीकल होनी चाहिए। पॉलिसी के तहत कारों पर 1.5 लाख रुपए, 3 व्हीलर्स पर 30,000 रुपए तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। पुरानी गाड़ियां हटाने के लिए स्क्रैप इंसेंटिव भी दिया जाएगा। दिल्ली में नई ई व्हीकल पॉलिसी में कमर्शियल गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस माफ होगी। इस पॉलिसी के तहत ई व्हीकल्स खरीदने के लिए सस्ती दरों पर लोन भी मिलेगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार साल भर में 200 चार्जिंग स्टेशन बनाएगी। हर 3 किलोमीटर के दायरे में एक चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। दिल्ली सरकार एक इलेक्ट्रिक व्हीकल फंड भी गठित करेगी। अगले 5 साल में दिल्ली सरकार 5 लाख ई व्हीकल्स रजिस्टर करेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि प्रश्न पत्र पोर्टल और ईमेल दोनों के माध्यम से छात्रों को भेजे जाएं। छात्रों को उत्तर पत्र अपलोड करने के लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा। छात्रों को अगर ऑनलाइन परीक्षा में कोई परेशानी होगी तो ईमेल के जरिए यूनिवर्सिटी को सूचित कर सकते हैं। अगर छात्रों की परेशानी 48 घंटे में दूर नहीं होती है तो फिर ग्रीवांस कमेटी छात्रों की परेशानी का निपटारा करे।
भारतीय रेल ने आज किसान रेल की शुरुआत कर दी है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए ये रेलवे की तरफ से उठाया गया कदम है। इसे रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन से फलों, सब्जियों जैसे ऐसे कई आइटम्स की धुलाई की जाएगी जो जल्दी खराब हो जाते हैं। अभी ऐसी पहली ट्रेन महाराष्ट्र से बिहार तक के लिए चल रही है। ये ट्रेन सुबह 11 बजे महाराष्ट्र के देवलाली स्टेशन से रवाना हुई और बिहार के दानापुर स्टेशन तक जाएगी। केरल के मुन्नार में भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है। इस भीषण हादसे में टाटा ग्लोबल बेवरेजेस की सहयोगी कंपनी कन्नन देवान हिल्स प्लांटेशन के 80 से ज्यादा चाय बागान कर्मचारी और उनके परिवार सदस्य जो हैं वो आज सुबह से ही लापता हैं। इनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खबर के मुताबिक अब तक 5 शव बरामद किए गए हैं और 10 लोगों को बचाया गया है। पिछले 4 दिनों से मुन्नार पहाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से रेस्क्यू टीम को पहुंचने में दिक्कत हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली, गुरुग्राम और सूरत में कम से कम 14 ठिकानों पर छापे मारे हैं। दिल्ली में 12, गुरुग्राम और सूरत में एक जगह छापेमारी हुई। ये छापे रॉबर्ट वाड्रा के करीबी संजय भंडारी के ठिकानों पर मारे गए हैं। यह मामला साल 2009 में भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे गए 75 पिलाटस ट्रेन एयरक्राफ्ट की खरीद में जुड़े भ्रष्टाचार का है। इस केस में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है और इसे लेकर सबूत जुटा रही है। रिया चक्रवर्ती से आज ईडी ने पूछताछ की है। इससे पहले रिया ने पूछताछ टालने को कहा था, जिसे ठुकरा दिया गया। रिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर फैसला आने तक उनके बयान न लिए जाएं। रिया पर सुशांत के खाते से 15 करोड़ निकालकर अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने का आरोप है। इस बीच ईडी ने सुशांत के बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी को पूछताछ के लिए तलब किया है। वहीं सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से 8 अगस्त को पूछताछ की जाएगी। बॉम्बे हाईकोर्ट के सीनियर आर्टिस्ट के लिए राहत भरा फैसला आया है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किए गए उस नियम को खारिज कर दिया गया है जिसमें कहा गया था कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते 65 साल से ऊपर के कलाकार और क्रू मेंबर्स का शूटिंग सेट और आउटडोर शूट पर जाना बैन है। कोर्ट ने इस मामले में दायर की गई 2 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये अहम फैसला सुनाया। आयुष्मान खुराना की जोड़ी वाणी कपूर के साथ जमने जा रही है। फिल्म मेकर अभिषेक कपूर की अगली फिल्म में ये दोनों साथ नजर आ सकते हैं। पिछले हफ्ते ही इस फिल्म के बारे में जी बिजनेस ने आपको सबसे पहले बताया था। फिल्म में आयुष्मान क्रॉस फंक्शनल एथलीट की भूमिका नजर आने वाले हैं। वाणी फिलहाल यूके में अक्षय कुमार स्टारर बेल बॉटम की शूटिंग कर रही हैं, जिसके बाद वो अक्टूबर में आयुष्मान के साथ इस फिल्म का शूट शुरू करेंगी। ईशान खट्टर और अनन्या पांडे स्टारर खाली पीली डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो सकती है। मार्च में लॉकडाउन से पहले इस फिल्म का सिर्फ 2 दिन का शूट बाकी रह गया था, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से यह शूट अब तक पूरा नहीं हो पाया। वहीं अब इसे जल्द पूरा करके डिजिटली रिलीज करने की प्लानिंग चल रही है। डायरेक्टर मकबूल खान का प्लान है कि 20 अगस्त के आसपास फिल्म के बचे हुए हिस्से को शूट कर लिया जाए। बात स्पोर्ट्स की। बीसीसीआई को इंडियन प्रीमियर लीग के आयोजन के लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। बीसीसीआई अब आईपीएल का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में करा सकती है। इस मंजूरी का इंतजार बीसीसीआई को काफी समय से था, क्योंकि बोर्ड को यूएई में काफी तैयारियां करनी है। आईपीएल का आयोजन इस साल 19 सितंबर से 10 नवंबर को होना है। आईपीएल की सभी टीमों ने खिलाड़ियों के क्वारंटाइन होने से जुड़े एक अहम फैसले पर सहमति जाहिर की है। बीसीसीआई की टीम के मालिकों के साथ हुई मीटिंग के बाद यह साफ हो गया है कि सभी खिलाड़ी दुबई पहुंचने पर 6 दिन तक क्वारंटाइन रहेंगे। खिलाड़ियों के प्रैक्टिस के लिए आईपीएल की सभी टीमें अपने खिलाड़ियों के साथ 20 अगस्त को ही दुबई जा रही हैं। मीटिंग के बाद टीमों की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हम खिलाड़ियों की सेहत के साथ कोई खतरा मोल नहीं लेंगे। आईपीएल में अपना करिश्मा दिखाने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जमकर पसीना बहा रहे हैं। खबरों के मुताबिक झारखंड क्रिकेट बोर्ड के इंडोर फैसिलिटी मैदान पर धोनी इन दिनों आईपीएल के ऐलान के बाद ट्रेनिंग कर रहे हैं। हालांकि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते रांची में इस समय ज्यादा गेंदबाज नहीं है, इसलिए धोनी काफी लंबे समय से बॉलिंग मशीन से ही बल्लेबाजी का अभ्यास कर रहे हैं।
कोरोना वायरस महामारी के चलते इस साल होने वाले अमेरिका ओपन टेनिस टूर्नामेंट की पुरस्कार राशि में कटौती की गई है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 31 अगस्त से हो रही है। पुरस्कार राशि में इस बार पिछले साल के मुकाबले $8.5 लाख की कटौती की गई है। पुरुष और महिला सिंगल के चैंपियन को इनाम के तौर पर $30 लाख मिलेंगे। इस साल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को कुल $534 लाख इनाम के तौर पर दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में चीन की कंपनी टिकटॉक और वीचैट को बैन करने के नए आदेश पर जारी कर दिया है। यह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 45 दिन के बाद लागू हो जाएगा। यानी टिकटॉक को अमेरिका में अपना कारोबार समेटने के लिए 45 दिन का वक्त है। ट्रंप ने माइक्रोसॉफ्ट या किसी दूसरी कंपनी के नहीं खरीदने की सूरत में देश में टिकटॉक को बैन करने के लिए 15 सितंबर की समय सीमा तय कर दी है। श्रीलंका में हुए आम चुनावों में राजपक्षे बंधुओं की पार्टी को बड़ी जीत मिली है। संसदीय चुनावों में श्रीलंका पोदुजना पार्टी को लगभग 2/3 बहुमत मिला है, जिसके साथ ही महिंदा राजपक्षे का श्रीलंका का एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। महिंदा के भाई गोटबया राजपक्षे पहले ही श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। तो ये था आज का बुलेटिन। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, नमस्कार।